जब स्टूडेंट्स देखो कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं ना, तो उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है कि फ्यूचर में आपका सिलेक्शन होता है तो आपका रिजल्ट, आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपकी आंसर कॉपीज़, ये सब हम पब्लिक में शेयर कर सकते हैं। और ऐसा कोचिंग सेंटर्स करते हैं ताकि नए स्टूडेंट्स को लुभाया जा सके। सभी करते हैं, बट कुछ कोचिंग सेंटर्स फर्जी क्लेम भी करते हैं। तो कुछ समय पहले ना सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के अगेंस्ट फाइन भी लगाया था इस सिलसिले में कि आपने झूठे क्लेम किए हैं। बट अब देखो एक नई चीज़ होने जा रही है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये ना नई गाइडलाइंस रिलीज़ करने जा रही है, जिसके अनुसार अब ना कोचिंग सेंटर से इस प्रकार का फॉर्म बच्चों से नहीं साइन करवा सकते एडमिशन लेते वक्त। अगर कोई एग्रीमेंट साइन करना ही है ना रिजल्ट शेयर करने से संबंधित, तो वो रिजल्ट आने के बाद साइन होगा, ना कि रिजल्ट आने से पहले या फिर एडमिशन लेते वक्त। मान लीजिए महेश सिलेक्ट हो गया, तो अब महेश की एज ए सिलेक्टेड कैंडिडेट मर्जी है वो किस कोचिंग सेंटर के साथ में एग्रीमेंट साइन करना चाहता है कि कोचिंग सेंटर उसका रिजल्ट शेयर कर ले। अब ये जो चीज़ है ना, ये एग्रीमेंट साइन होगा, ये फ्री भी साइन हो सकता है और पैसों के बेस पे भी साइन हो सकता है। ये मर्जी है सिलेक्टेड कैंडिडेट की। लेकिन सिलेक्शन के बाद साइन होगा एग्रीमेंट, एडमिशन लेते वक्त साइन नहीं होगा। और ये एग्रीमेंट वैलिड होगा 6 महीने तक या फिर 1 साल तक। ऐसा नहीं कि एक बार एग्रीमेंट साइन हो गया तो कोचिंग सेंटर पूरी जिंदगी उस सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम पे एडमिशन लेगा, नहीं। वैसे देखो ये चीज़ अच्छी है, बट एक झोल भी है। झोल ये है, सिलेक्शन के बाद टॉपर्स की जो खरीद फरोख्त चलती है वो तो और ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगी। मतलब पैसे लेकर भी एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। इसका मतलब तो पहले जो खरीद फरोख्त चोरी छुपे चलती थी, अब तो खुलेआम, हाँ भाई हमने पैसे दिए हैं, 1 साल का हमारा एग्रीमेंट है, तो अब आप करो, आपकी फ़ोटो हम शेयर करेंगे, आप आओ। ये तो वो वाली बात हो गई। खैर देखो, एक बार गाइडलाइंस आ जाएं औपचारिक रूप से पब्लिक डोमेन में, फिर इस पर हम डिस्कस करते हैं माइन्यूट डिटेल्स के साथ में। आज की डिस्कशन की बात करें, आज देखो 13 सितंबर है। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इशू हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया से संबंधित, सिकल सेल डिजीज डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल, इंडिया की भूमिका यूक्रेन वार में पीस इस्टाब्लिश करने से संबंधित, सी राजा मोहन का ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। नेक्स्ट आर्टिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एक्सटेंड कर दिया है 70+ एल्डर्स के लिए। तो कंसेप्चुअली इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। ये जो मॉडल है इंश्योरेंस बेस्ड, क्या इंडिया के लिए सही है या फिर हेल्थ सेक्टर से संबंधित कोई दूसरे मॉडल पे सरकार को विचार करना चाहिए। चौथा, हम जो स्टैटिक पोर्शन को जल्दी से रिवाइज करते हैं कीवर्ड्स के माध्यम से, आज साइबर वारफेयर हम रिवाइज कर लेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के सामने सिकल सेल चैलेंज से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले साल 2023 में ना प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश से एक मिशन अनाउंस किया था। मिशन का नाम था नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। मकसद इस मिशन का यह था कि 2047 आने से पहले, 2047 वो साल जब भारत को डेवलप कंट्री बनाना है, तो 2047 आने से पहले सिकल सेल डिजीज को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। समझ गए? अगर थोड़े डेटा की बात करें, देखो हमारे देश में ना 10 लाख लोग सिकल सेल डिजीज से प्रभावित हैं। वर्ल्ड में इंडिया दूसरे नंबर पे ऐसा देश है जहां पे सिकल सेल डिजीज के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। और ये केसेस ना आपको ज़्यादातर ट्राइबल बेल्ट में देखने को मिलेंगे। ये राज्य हैं जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों के ट्राइबल बेल्ट्स में सिकल सेल डिजीज के सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। अगर इसके बाद थोड़े बेसिक्स की हम बात कर लें, सिकल सेल डिजीज होता क्या है? ये देखो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कारण होता है। हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि बॉडी कैसे काम करेगी। लेकिन देखो, जीन में अगर थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो फिर बॉडी कई बार माल फंक्शन करती है, कुछ डिजीज हो जाते हैं। अगर जीन्स में थोड़ी एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसी का एक एग्जाम्पल है ये सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज में देखो नॉर्मली आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो इस शेप के होते हैं, डिस्क शेप के, बिल्कुल गोल से।
लेकिन जिनको ये डिजीज हो जाता है ना, सिकल सेल डिजीज, उनमें देखो आरबीसी ना इस प्रकार से चांद के आकार के हो जाते हैं, क्रेसेंट शेप के, जैसा कि आप तस्वीर में देख भी सकते हो। एक्चुअली में होता क्या है, जब देखो दोनों पेरेंट्स यानी मदर में भी और फादर में भी सिकल सेल के गुण होते हैं ना, तो फिर काफ़ी चांसेस हैं जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे में भी ये सिकल सेल डिजीज देखने को मिलेगा। और देखो अनफॉर्चुनेटली जिनको ये डिजीज हो जाता है ना, तो उनका जीवन काफ़ी छोटा हो जाता है, 40 साल तक का। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। सिकल सेल डिजीज के कारण कई दूसरे डिजीज परेशान करने लगते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना, रिकरेंट इन्फेक्शंस, बार बार इन्फेक्शंस हो जाना, पेन, स्वेलिंग, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो डैमेज हो जाते हैं। तो बाकी डिजीज परेशान करने लगते हैं जिनको सिकल सेल डिजीज होता है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं, क्यों हम ये डिजीज एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज है सोशल स्टिग्मा। देखो इस डिजीज के साथ में ना स्टिग्मा काफ़ी अटैच्ड है, मतलब कुछ लोग बोल देते हैं ये भगवान का श्राप है, किसी ने काला जादू कर दिया है। और चूंकि ये जेनेटिक डिजीज है, इस वजह से ना जिनको सिकल सेल डिजीज हो जाता है फिर उनसे कोई शादी भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि शादी की गई तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। और कई बार जब पता लग जाता है कि किसी पर्सन को सिकल सेल डिजीज है तो उसे इन्फीरियर मानने लगते हैं कि जेनेटिकली इन्फीरियर है ये पर्सन, समाज में उसे अलग थलग कर दिया जाता है। मतलब कई बार अवेयरनेस नहीं होती तो ऐसा सोच लिया जाता है कि कहीं ये डिजीज हम में भी ना आ जाए। समझ गए? कुछ लोगों को नहीं पता होता ना कि जेनेटिक डिजीज है, उनको लगता है कि कम्युनिकेबल डिजीज है, हम में भी फैल सकता है। तो देखो पिछले साल मिशन लॉन्च किया गया था इस डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए। अभी ना पूरे देश में बड़े लेवल पे स्क्रीनिंग चल रही है ताकि पता लगाया जा सके किन किन को ये डिजीज है। पता लग गया तो फिर कम से कम इलाज स्टार्ट हो जाएगा ना। वैसे देखो इलाज आसान नहीं है इस डिजीज का, लेकिन जैसे एक इम्पोर्टेंट वैक्सीन है सिकल सेल डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, हाइड्रोक्सी यूरिया, इसको ना सरकार ने एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में डाल दिया है। अब देखो जिस मेडिसिन को एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में सरकार डाल देती है ना, फिर सरकार हॉस्पिटल्स में ना उस मेडिसिन के प्रोक्योरमेंट पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देती है। तो इसको एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में डाल दिया गया है, हाइड्रोक्सी यूरिया को, सिकल सेल डिजीज के लिए मेडिसिन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, राइटर कहते हैं देखो वैसे पता लगाने की कुछ सरकार कोशिश कर रही है कि किन किन को सिकल सेल डिजीज है, लेकिन एक एस्टिमेट ये सजेस्ट करता है सिर्फ जिनको सिकल सेल डिजीज है ना, उनमें से सिर्फ 18% पेशेंट्स को ही पता लग पाता है कि उनको सिकल सेल डिजीज है, बाकियों को तो पता भी नहीं लगता। और एक बार पता लग गया तो उसके बावजूद ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग तो देखो स्क्रीनिंग की स्टेज पे ही ड्रॉप आउट कर देते हैं, बोल देते हैं अरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जितना जिएंगे जिएंगे। कुछ लोग डायग्नोसिस की स्टेज पे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में फ़र्क क्या है? स्क्रीनिंग देखो बड़े स्केल पे होती है और मतलब मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि इसको ये डिजीज़ है, लेकिन बाद में जब बड़े बड़े टेस्ट होते हैं जैसे एक्सरे वगैरह, उसको आप बोल सकते हो डायग्नोसिस। इसमें इन डेप्थ हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सिकल सेल डिजीज तो है, लेकिन किस टाइप का है, किस लेवल का है, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन गैदर आउट करते हैं डायग्नोसिस में। स्क्रीनिंग में बस सिंपली ये पता लगा लेते हैं कि हाँ इसको ये डिजीज है। तो कुछ लोग डायग्नोसिस के स्टेज पे छोड़ देते हैं, कुछ लोग ट्रीटमेंट की स्टेज पे छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट होता है ना वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की स्टेज पे होता है। क्योंकि इस डिजीज़ के साथ में स्टिग्मा अटैच्ड है ना, तो इसलिए बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं जिनको ये डिजीज़ होता है वो डॉक्टर्स के पास आते नहीं हैं, वो इवन ट्रेडिशनल हीलर्स के पास चले जाते हैं। ट्रेडिशनल हीलर्स जैसे वैद्य हकीम वगैरह होते हैं ना, उनके पास चले जाते हैं और कई बार फिर केस बिगड़ जाता है, बल्कि वो मिस डायग्नोज कर देते हैं, वो कुछ और बता देते हैं।
बहुमूल्य टाइम भी वेस्ट हो जाता है और डिजीज़ तब तक काफ़ी सीवियर हो जाता है। सीवियर मतलब ज़्यादा ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे देखो कोई परमानेंट इलाज है नहीं सिकल सेल डिजीज़ का। अभी रिसर्च चल रही है जीन थेरेपी में। जीन थेरेपी में क्या होता है, जो ख़राब जीन्स है ना जिसके कारण डिजीज़ हो रहे हैं, उन जीन्स को बदलने की कोशिश की जाती है जेनेटिक मटेरियल की सहायता से। तो जीन थेरेपी में रिसर्च चल रही है और रिसर्च काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग है। आज के समय में जो ये ड्रग है ना जिसको एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में डाला गया है, हाइड्रोक्सी यूरिया, ये देखो इफेक्टिव है सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए। अगर राइट अमाउंट में, राइट फ्रीक्वेंसी के साथ में, राइट समय पे अगर ये ड्रग दी जाए ना तो ज़्यादातर पेशेंट्स पे ये ड्रग असर करती है। बट कई बार दिक्कत आती है, इस ड्रग की भी जो सप्लाई है ना वो इरेगुलर रहती है। मतलब जैसे टीबी पे सरकार ध्यान देती है ना, टीबी की ड्रग्स ईजिली अवेलेबल होती है, वैसे ये हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग अवेलेबल नहीं होती। कई बार ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है और पेशेंट्स को कई बार तो देखो 200-200 किलोमीटर दूर जाके दवाई लानी पड़ती है। तो इस वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं बीच में इलाज छोड़ देते हैं। इवन देखो कई सारी वैक्सीन लगनी चाहिए सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट्स को, ताकि इन्फेक्शन बार बार ना हो और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो, लेकिन ये वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं हो पाती। इसके बाद लास्ट में राइटर कुछ सजेशंस बताते हैं अपनी तरफ से। सबसे पहला सजेशन ये है, आप ना स्टिग्मा दूर करो। अभी जो स्टिग्मा अटैच्ड है इस डिजीज़ के साथ में, जो मिथ अटैच्ड है इस डिजीज़ के साथ में, उसको एड्रेस करो। मीडिया कैंपेन्स की सहायता से स्टिग्मा ख़त्म किया जा सकता है ताकि लोग आगे आएं इस डिजीज़ का इलाज करवाने के लिए। इंडिया देखो HIV और पोलियो के एक्सपीरियंस से सीख सकता है। पहले HIV और पोलियो के साथ में काफ़ी स्टिग्मा अटैच था, लेकिन टीवी एडवर्टाइजमेंट्स आए, मीडिया में खबरें चली, तो फिर धीरे धीरे स्टिग्मा ख़त्म हो गया और लोग आगे आने लगे पोलियो और HIV का इलाज करवाने के लिए। तो लोकल ट्राइबल्स के हिसाब से अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, जहाँ पे जैसा कल्चर वैसा अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। चूंकि देखो सिकल सेल डिजीज़ के इलाज में ना ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ना जो नए बच्चे पैदा होते हैं ना उनकी स्क्रीनिंग आप इंक्रीज़ कर दो, ताकि शुरुआत से ही पता लग जाए कि किसी को अगर सिकल सेल डिजीज़ है तो फिर लोग छूटेंगे नहीं। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ पे स्क्रीनिंग अनिवार्य कर देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, और जो सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट्स हैं ना उनको देखो नियरेस्ट जो हेल्थ केयर सेंटर है ना, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, वहाँ पे उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। जो बेसिक सपोर्ट है वो नज़दीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे मिलना चाहिए। और लेकिन अगर केस कॉम्प्लेक्स है तो फिर देखो जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर डिविजनल लेवल पे, इंटरडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल होते हैं, फिर वहाँ पे ले जाया जा सकता है। चौथा पॉइंट, देखो जितने भी पेशेंट्स हैं ना सिकल सेल डिजीज़ के, उनको अप्रूव्ड वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो इसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार लॉन्च कर सकती है और ये इंश्योर करे कोई भी छूटे ना वैक्सीनेशन से। पांचवा पॉइंट, ट्राइबल एरियाज में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए और इसके लिए सरकार फंडिंग दे। फाइनल पॉइंट ये है, हमें देखो इस डिजीज़ को ना ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है ताकि नई नई ट्रीटमेंट्स को डेवलप किया जा सके। और इसके लिए ना जो समाज सेवक हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो देखो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सिकल सेल डिजीज से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का, यूक्रेन रशिया वार में इंडिया का रोल एज ए पीस मेकर। अपना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कल देखो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है ना, उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। तो इंडिया का जो रोल की अभी बात हो रही है यूक्रेन वार में पीस इस्टेब्लिश करने से संबंधित, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है।
रशिया यूक्रेन वार जो है अब तीसरे साल में एंटर कर चुका है। हाल ही में देखो, एक तरफ जहां पुतिन ने तारीफ की इंडिया की, ब्राज़ील की, चाइना की, कि वो पीस इस्टाब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी ये बोला कि ग्लोबल साउथ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यूक्रेन रशिया वार में पीस इस्टाब्लिश करने में। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है, क्या वास्तव में ये पॉसिबल है? देखो, अभी तक सीरियस अगर प्रयास किया गया है ना किसी के द्वारा यूक्रेन वार में पीस इस्टाब्लिश करने के लिए, तो वो जानते हो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबन के द्वारा। हंगरी के जो ये प्राइम मिनिस्टर है ना, विक्टर ओरबन, ये देखो अभी ना कुछ समय पहले सभी स्टेक होल्डर से मिले थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति से, रशिया के राष्ट्रपति से, इवन चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। मतलब जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं ना, इवन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से भी इन्होंने मुलाकात की थी। मतलब इनका प्रयास काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। तो इन्होंने देखो सबसे बातचीत करने के बाद निचोड़ ये निकाला, अभी और ज़्यादा फाइटिंग होगी। मतलब अभी दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि टेबल पर आने से पहले, यानी बातचीत स्टार्ट होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पे कब्जा किया जा सके। दोनों देशों को पता है बातचीत तो होनी ही है, लेकिन अभी दोनों देश ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश करना चाहते हैं। फिर इसके बाद हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला, 3 बड़े प्लेयर्स हैं जो देखो यूक्रेन रशिया वार के डायनामिक्स को बदल सकते हैं। पहला है यूएस, दूसरा है यूरोपियन यूनियन और तीसरा है चाइना। जहां देखो यूक्रेन जो है वो यूएसए और यूरोपियन यूनियन की बात मानता है और रशिया चाइना की बात मानता है। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं, चाइना देखो पीस इस्टाब्लिश करने में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक जब तक उसे ये नहीं लगेगा कि हाँ पीस के चांस हैं। चाइना तभी एंटर करेगा पीस एज ए पीस मेकर जब उसे लगेगा कि शांति स्थापित होने की संभावना है। इसके बाद दूसरा बड़ा प्लेयर यूरोपियन यूनियन। देखो यूरोपियन यूनियन जाहिर तौर पे इन्फ्लुएंस डाल सकता है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को बहुत मदद कर रहा है इस वार को लड़ने के लिए, और यूक्रेन भी नाटो की सीट चाहता है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है। तो यूरोपियन यूनियन का अच्छा इन्फ्लुएंस है यूक्रेन के ऊपर। बट देखो दिक्कत ये है, यूरोपियन यूनियन ना खुद ही डिवाइडेड है इस इशू पे कि यूक्रेन वार में पीस इस्टाब्लिश करने के लिए रशिया के साथ बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी तक देखो यूरोपियन यूनियन का स्टैंड ये था, जो भी हो हम यूक्रेन की मदद करेंगे, वट एवर इट टेक्स। यहाँ पर देखो मतलब कुछ भी हो जाए हम यूक्रेन की मदद करेंगे इस वार में। बट ना अभी यूरोपियन यूनियन खुद थक गया है। यूरोपियन यूनियन में ना बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई यूक्रेन अब पीस कर लो यार, हमने बहुत मदद कर दी है तुम्हारी, बहुत रिसोर्सेज हमारे चले गए हैं, तो अब शांति कर लो। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे देश हैं, सेक्शंस हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर जो चाहते हैं रशिया के साथ अब बातचीत कर ली जाए। लेकिन कुछ सेक्शंस, कुछ जो देश हैं वो ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर जो चाहते हैं कि रशिया के साथ कोई बातचीत ना की जाए और पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए। मतलब यूरोपियन यूनियन आज के समय में एक डिवाइडेड हाउस है। अब बात करते हैं तीसरे प्लेयर की, यूएस। देखो सबसे बड़ा जो प्लेयर है ना वो यूएस ही है। अगर राइटर बोलते हैं सही मायने में देखो इस युद्ध को ख़त्म करने की चाबी अगर किसी के पास में है ना, वो सिर्फ यूएस के पास में है। ये देखो रशिया भी जानता है और ये यूक्रेन भी जानता है। इसी वजह से दोनों देश यूएसए के इलेक्शंस का इंतजार कर रहे हैं और तब तक दोनों देश ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज कैप्चर करने की कोशिश करना चाहते हैं। राइटर देखो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, यूएसए और रशिया ने मिलके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ग्लोबल ऑर्डर बनाया था। देखो सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था ना, तो जो पावर्स इमर्ज होके आई थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था यूएसएसआर और यूएसए। ग्लोबल ऑर्डर का बनना मतलब
उस समय जो बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज होके आया था, उस समय जो अलायंसेस बने थे, उस समय जो पड़ी पावर इमर्ज होके आई थी, ये सब मतलब होता है ग्लोबल ऑर्डर का इमर्ज होके आना। तो उस समय इन दोनों देशों ने मिल के ग्लोबल ऑर्डर बनाया था, मेनली यूएसएसआर और यूएसए ने मिल के। बाद में देखो इवन 1990-91 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ ना, 15 टुकड़ों में बट गया, उसके बाद भी सबसे बड़ा जो टुकड़ा था रशिया और यूएसए, दोनों ने मिल के काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड की थी, जैसे नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा रशिया की तरफ। बट देखो यूएसए उन कमिटमेंट्स पे खरा नहीं उतरा। तो ना अब रशिया ये चाहता है आगे कैसा यूरोप में ऑर्डर इमर्ज होके आए, इसको लेके रशिया यूएसए से कमिटमेंट चाहता है कि भाई ऐसा ही नहीं चलता रहेगा जैसे तुम कर रहे हो। तुम हमारे पड़ोसी देशों को नाटो का मेंबर बनाते जा रहे हो और ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो युद्ध आगे भी होगा, फिर तो मतलब सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है। समझ गए? तो रशिया इस प्रकार की ठोस बातचीत यूएसए के साथ करना चाहता है, और जब तक ये बातचीत यूएसए के साथ नहीं होगी ना, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो चाबी है इस वार को खत्म करने की, वो यूएसए के पास में है। सी राजा मोहन इंडिया को यही सजेशन देते हैं, जब भी देखो कोई मेजर वार खत्म होता है ना, तो उसके बाद भी ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता है। ग्लोबल ऑर्डर का चेंज होना मतलब जैसे मैंने आपको बताया, बैलेंस ऑफ पावर चेंज होगा, नई पावर्स इमर्ज होके आएंगी और कुछ पुरानी डोमिनेंट पावर डिक्लाइन कर जाएंगी। ये सब देखने को मिलेगा, देखना आप रशिया यूक्रेन वार खत्म होने के बाद में। तो इंडिया को ना पहले से तैयार रहना चाहिए ताकि अपने इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके। बदलते सिचुएशन के हिसाब से इंडिया अपने जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर कर सके, इसके लिए इंडिया को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध खत्म होगा, उसके बाद ऑर्डर चेंज होगा, वर्ल्ड में इक्वेशंस चेंज होगी, डोमिनेंट पावर हो सकता है डिक्लाइन कर जाए, हो सकता है रशिया डिक्लाइन कर जाए, हो सकता है कि रशिया का दबदबा जो है वो यूरोप में बढ़ जाए। तो इंडिया को पहले से तैयार रहना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एक्सटेंडेड कवरेज ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आयुष्मान भारत स्कीम के नाम दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से इस्टेब्लिश किए जाएंगे और दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्या होता है, जो बेनिफिशरीज है ना, उन फैमिलीज को, मतलब बेनिफिशरी यहाँ पे फैमिली है, इंडिविजुअल नहीं है, तो बेनिफिशरी फैमिलीज को ना 1 साल में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। और बेनिफिशरीज होते कौन हैं? बेनिफिशरीज देखो, बेनिफिशरीज की पहचान की जाती है 2011 के सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से, और इसके अलावा जब ये स्कीम आई थी ना 2018 में, तो उससे पहले एक और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चल रही थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो उस स्कीम के जो बेनिफिशरी है ना, उन्होंने देखो कंटिन्यू किया, वो इस स्कीम के भी बेनिफिशरी हैं। तो ये तो मैंने आपको थोड़े से बेसिक्स बता दिए। अभी कंटेक्स्ट देखो ये हुआ है, सरकार ने ना ये जो स्कीम है ना, वो सभी एल्डर्स के लिए एक्सटेंड कर दी है जिनकी एज 70 से ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, किसी भी कास्ट के हों, मतलब कुछ भी हों, अमीर हों, गरीब हों, जो भी उनका स्टेटस है, अगर किसी की एज 70 प्लस है तो वो बेनिफिशरी है इस स्कीम का। राइटर कहते हैं देखो ये सरकार ने वैसे अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि इंडिया देखो उन देशों में शामिल है जहां पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब हमारे देश में ना लोग इंश्योरेंस कम करवाते हैं और बीमार पड़ने पर फिर जेब से ही पैसा खर्च करते हैं, जबकि डेवलप कंट्रीज़ में जैसे यूएस में, यूके में, वहाँ पे लोग इंश्योरेंस ज़्यादा कवर करवाते हैं और इस वजह से बीमार होने पर इंश्योरेंस से उनको पैसा मिल जाता है, जेब से उनको पैसा नहीं भरना पड़ता। बट हमारे देश में इंश्योरेंस की कवरेज बहुत कम है। तो उस हिसाब से सोचें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कदम काफ़ी अच्छा है। बट देखो एक फैमिली को पर ईयर 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने से हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। यहाँ पे ना बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जैसे पहला कंसर्न देखो ये है, ये जो स्कीम है ना,
ये सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। मैं आपको बता देता हूँ, प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है, गांव में आपने देखा होगा पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मान लीजिए, जहाँ पे कुछ जनरल सर्जरी हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मामला और बिगड़ जाए तो फिर टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, जैसे एम्स का हॉस्पिटल है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं ये टर्सरी हेल्थ केयर वाले। तो ये जो स्कीम है ना, सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर एम्स में कोई एडमिट हो रहा है ना, उसके लिए है ये स्कीम। बट एक होता है आउट पेशेंट केयर। आउट पेशेंट केयर में क्या होता है, जैसे हम गए, दिन के दिन में इलाज करवाया, वापस आ गए, एडमिट होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझ गए। ओपीडी में गए, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और डॉक्टर ने कुछ उपचार वगैरह करना था तो उपचार किया, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये होता है आउट पेशेंट केयर। तो ये जो स्कीम है ना, ये देखो आउट पेशेंट केयर को कवर नहीं करती है। जबकि जो एल्डर्स हैं ना, जो बूढ़े लोग हैं, वो जितना अपनी हेल्थ पर खर्चा करते हैं ना, वो 40 से 80% तो देखो आउट पेशेंट केयर पे खर्चा करते हैं। वो इसलिए देखो क्योंकि ना आज के समय में आपको पता है क्रोनिक डिजीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्रोनिक डिजीज मतलब लॉन्ग लास्टिंग डिजीज, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हैं। अब ऐसे जो डिजीज है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब इनके इलाज के लिए ना हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, तो इनको कवर करना चाहिए था इस स्कीम के अंतर्गत, लेकिन कवर नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट कंसर्न ये आता है, 2018 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, बट अभी छोटे शहरों में और टाउन्स में इस स्कीम का जो कवरेज है काफ़ी कम है। मतलब ज़्यादातर स्टेट्स में, छोटे शहरों में इस स्कीम का कवरेज नहीं देखने को मिलता। देखो हमारे देश में साउथ इंडिया में तो पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिवली अच्छा है। वहाँ पे देखो इवन पब्लिक सेक्टर में ना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और सेकेंडरी हेल्थ केयर से संबंधित हॉस्पिटल्स अच्छी संख्या में हैं और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन साउथ इंडिया को छोड़ दें तो देश के बाकी हिस्सों में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, अभी ना हमारे देश में क्यूरेटिव केयर पे ज़्यादा फोकस है। एक बार डिजीज़ हो जाए तो होने दो, उसके बाद देखेंगे, उसका इलाज करेंगे, इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए प्रिवेंटिव केयर पे। प्रिवेंटिव केयर देखो हम तब इंश्योर कर सकते हैं जब हमारे देश में प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और सेकेंडरी हेल्थ केयर से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अगर ये मजबूत है ना, तो फिर ना कोई भी केस हो वो टर्सरी हेल्थ केयर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में ही पता लग जाएगा, शुरुआत में ही इलाज हो जाएगा। बट हमारे देश में क्या होता है, अभी फिलहाल प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो शुरुआत में पता नहीं लगता, डिजीज एकदम बढ़ता जाता है। जब बहुत बढ़ जाता है फिर लोग अपने रिलेटिव्स को, अपनों को लेके शहरों में भागते हैं, कोई एम्स में जाता है, कोई कहीं और जाता है। ये देखो एक सिम्टम है। टर्सरी हेल्थ केयर में इलाज करवाने के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर में उनका इलाज अच्छे से नहीं हुआ, वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से मामला जो है वो टर्सरी हेल्थ केयर तक आ पहुँचा है, मतलब एम्स जैसे हॉस्पिटल्स तक आ पहुँचा है। यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। 2 मॉडल्स हैं देखो। एक तो थाईलैंड का मॉडल है। थाईलैंड ने ना अपना प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया। इवन अर्बन हॉस्पिटल्स के लिए जो फंड थे ना, वो डाइवर्ट कर दिए रूरल हॉस्पिटल्स के लिए। इसका फायदा ये हुआ कि थाईलैंड ना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सुनिश्चित कर सका, इंश्योर कर सका। अगर डिजीज होता है तो शुरुआत से ही उसका पता लग जाए और शुरुआत से ही इलाज स्टार्ट हो जाए, और कम से कम केसेस जो हैं वो बड़े हॉस्पिटल्स में, टर्सरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में जाएं। ये थाईलैंड का मॉडल है। दूसरी तरफ यूएसए का मॉडल है। यूएसए देखो इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल पे आगे बढ़ा है। इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि डिजीज हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर लेंगे, और
अगर जनता बीमार होती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनका इलाज करेंगे, चाहे वो टर्सरी हेल्थ केयर से रिलेटेड हों या फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर से रिलेटेड हों, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसा सरकार दे देगी क्योंकि उनका इंश्योरेंस हमने करवाया है। ये है यूएसए का मॉडल। इंडिया देखो ना यूएसए के मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहा है। यूएसए के मॉडल में ना बहुत सारी कमियां हैं। यूएसए के मॉडल में सबसे बड़ी कमी ये है, मामला देखो ज़्यादातर टर्सरी हेल्थ केयर में जाता है, वहाँ पे फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूटते हैं। एक तो जान भी नहीं बच पाती क्योंकि इतना लेट ढंग से इलाज संभव हुआ है, दूसरा सरकार को पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको पता है टेस्ट वगैरह ज़्यादा करवाते हैं। उनको जब पता लग जाता है ये तो इंश्योरेंस के अंडर आता है केस, तो फिर वो अंधाधुंध टेस्ट करवाते हैं जानबूझ के। इसीलिए सरकार को ना यूएसए का इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, जो कि सरकार अभी कर रही है। सरकार को ना थाईलैंड का मॉडल फॉलो करना चाहिए खुद से, यानी सरकारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है और सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करो। वो विन विन सिचुएशन है, जनता के लिए भी सही है, शुरुआत से ही डिजीज का पता लग जाएगा, सरकार के लिए भी सही है, कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुमूल्य जानें भी बचाई जा सकती हैं, वो बेस्ट है। तो इसीलिए राइटर फिर से वो बात बोलते हैं जो शुरुआत में बोली, ये जो कवरेज एक्सटेंड किया गया है ना वैसे ठीक है, बट ये पब्लिक हेल्थ से जुड़े ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं करता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो एक स्टैटिक टॉपिक की जल्दी से एक्टिव रिकॉलिंग कर लेते हैं कीवर्ड्स के माध्यम से। साइबर वारफेयर क्या है, डेफिनेशन क्या लिखोगे? जब देखो कोई देश या फिर उस देश के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक्टर्स अपने कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर हमला करते हैं या फिर दूसरे देशों के हमले से बचने के लिए कुछ एक्शन लेते हैं, तो ये साइबर वारफेयर है। मतलब पहले जैसे देखो तलवार और बंदूक से लड़ाई होती थी, अब वही लड़ाई कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। आज साइबर वारफेयर का जो युद्ध है इसे देखो 5वां डोमेन कहा जाता है। पहले 4 डोमेन क्या हैं वारफेयर के? जमीन, समुद्र, हवा और स्पेस। अब इन चारों के साथ साइबर भी जुड़ गया है। साइबर वारफेयर के फीचर्स की अगर बात करें, सबसे पहले इंडिपेंडेंट थिएटर ऑफ वार, मतलब कि साइबर अटैक्स किसी भी जगह से किसी भी जगह पर हो सकते हैं। जैसे देखो 2007 में रशिया ने इस्टोनिया पर साइबर अटैक किया था, पूरा देश ठप हो गया था। सेकंड है बॉर्डरलेस, ये कीवर्ड है बॉर्डरलेस, इंडिपेंडेंट थिएटर ऑफ वार, ये याद रखना। बॉर्डरलेस मतलब साइबर वर्ल्ड में कोई बॉर्डर नहीं होता। एक हैकर इंडिया में बैठकर अमेरिका को टारगेट कर सकता है, इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। नेक्स्ट कीवर्ड है डिस्गाइज्ड अटैकर। यहां पे देखो अटैकर्स अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है। जैसे देखो 2014 में नॉर्थ कोरिया ने सोनी पिक्चर्स पर अटैक किया था, पर पहले किसी को पता ही नहीं चला था कि ये नॉर्थ कोरिया का काम है। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है कॉन्टैक्टलेस वार। इसमें ना फिजिकल लड़ाई नहीं होती, कोई गोली नहीं चलती, पर नुकसान शायद उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे देखो स्टुक्सनेट वायरस ने ना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिना किसी बॉम्ब के स्लो कर दिया था। नेक्स्ट है रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड डिप्लॉयमेंट। साइबर अटैक्स ना सेकंड्स में लॉन्च हो सकते हैं। 2015 में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर अटैक हुआ, सिर्फ 6 घंटे में 2,30,000 लोगों को अंधेरे में छोड़ दिया गया। सबसे लास्ट में है लो कॉस्ट। ट्रेडिशनल वार्स में ना टैंक्स, प्लेन्स, सोल्जर्स, इन सब का इस्तेमाल होता है, सब पे पैसे लगते हैं, बट साइबर वारफेयर में ना इतने पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा। और वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उसके भी रीजंस हैं। सबसे पहले लैक ऑफ यूनिफाइड एफर्ट्स। इंडिया में ना अब जैसे साइबर वारफेयर से टैकल करना है, कोई यूनिफाइड फोर्स नहीं है, अभी तक नहीं है। नेक्स्ट वर्कफोर्स शॉर्टेज, साइबर सिक्योरिटी का सामना करने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। नेक्स्ट लिमिटेड एक्सेस टू सिक्योर डिवाइसेस। हमारे देश में ना 1% से भी कम इंडियन यूजर्स के पास में हाई सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, क्योंकि हाई सिक्योरिटी वाले डिवाइसेस महंगे आते हैं, लोग कम परचेज कर पाते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी रिस्क। बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर लेते हैं चाइना से, दूसरे देशों से। अब जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं ना उनसे सिक्योरिटी रिस्क रहता है। नेक्स्ट अवेयरनेस डेफिशिएंसी। अभी भी इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस को ना साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो इससे रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कीवर्ड्स आप याद रखिएगा।
लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक साइबर वारफेयर से संबंधित ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और नीचे ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हमने डिस्कस की, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन 150 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है, नीचे वाला 250 वर्ड्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।